Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies Unit 3rd Module 3rd Potential Appraisal and HRD. Today we will discuss lecture number 21. In lecture number 21 we will discuss HRD mechanism. HRD mechanism का क्या मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए एक से ज़्यादा वेज होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एचआरडी मैकेनिज्म बोलते हैं. मैनी एचआरडी मैकेनिज्म आर अवेलेबल टू डेवलप द कॉम्पिटेंसीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट. तो कौन कौन सी वो वेज हैं, मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जा सकता है, उन्हें ही हम इस लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल बन चुका है, जिसके बेस पर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज करती है और उन्हें इम्प्रूव कराती है. अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल फॉल्ट निकालना है तो ये एक एचआरडी मैकेनिज्म नहीं है. लेकिन अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल का मोटिव एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो वो एज ए एचआरडी मैकेनिज्म कहलाएगी. अगर किसी एम्प्लॉय को टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, और सबॉर्डिनेट को भी पता चल रहा है फीडबैक के थ्रू सुपीरियर से कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, तो वो उनको डेवलप कर पाएगा. इसी तरीके से अगर सुपीरियर को भी पता चल रहा है कि मेरे अंडर में जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी क्या वीकनेसेस हैं, तो वो उनको टाइम से इम्प्रूव करवा पाएगा, उनको डेवलप कर पाएगा. तो बेसिकली अप्रेजल प्रोसेस एक फॉर्मल वे है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवोल्वेट किया जाता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल यूजफुल हो इसके लिए रेटर या सुपरवाइजर है, उसकी जो अप्रोच है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए. तो कब परफॉर्मेंस अप्रेजल की अप्रोच एचआरडी ओरिएंटेड होगी, जब इन पॉइंट्स को फुलफिल किया जाएगा. तो फर्स्ट क्या है, अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट की कोई भी डिफिकल्टी आ रही है उस डिफिकल्टी को अनकवर करता है और उन डिफिकल्टीज को या हर्डल्स को रिमूव करने की कोशिश करता है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो एक एचआरडी मैकेनिज्म कहलाएगी. अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करता है और सबऑर्डिनेट को मदद करता है कि वो अपनी वीकनेसेस को दूर करे, उसमें जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उन्हें रिमूव करे, तो एचआरडी मैकेनिज्म के रूप में परफॉर्मेंस अप्रेजल काम आएगा. यदि सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को इनकरेज करता है कि वो प्रॉब्लम्स को हाथों हाथ लें, उनका सॉल्यूशन ढूंढें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करना सीखें, और कोई भी चैलेंजेज आता है उसे कॉन्फिडेंस और करेज के साथ फेस करें, तो अगर सुपीरियर परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू सबऑर्डिनेट्स में ये क्वालिटीज इनकलकेट कर देता है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एज ए एचआरडी मैकेनिज्म काम आता है. नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के टैलेंट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए प्लानिंग करता है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो एचआरडी मैकेनिज्म के रूप में काम आता है. तो फर्स्ट एचआरडी मैकेनिज्म क्या हो गई, परफॉर्मेंस अप्रेजल. सेकंड क्या है, पोटेंशियल अप्रेजल. तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, किसी भी एम्प्लॉयज के अंदर जो भी एबिलिटीज हैं, जिन एबिलिटीज को अभी तक वो यूज़ नहीं कर पाया है, लेकिन फ्यूचर में अगर उसे चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी तो वो उन एबिलिटीज़ को या क्वालिटीज़ को यूज़ कर लेगा, तो उसे हम पोटेंशियल बोलते हैं. और वो प्रोसेस जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ के हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई कर कर फ्यूचर में उसे हायर पोजीशंस दी जा रही हैं, उसे हम पोटेंशियल अप्रेजल बोलते हैं. तो पोटेंशियल अप्रेजल इज आल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो पोटेंशियल अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल से डिफरेंट किस चीज़ में है, परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एम्प्लॉयज़ की जो करंट परफॉर्मेंस है उसके एग्जिस्टिंग रोल में उसके ऊपर फोकस करती है, और पोटेंशियल अप्रेजल फ्यूचर में वो जो हायर पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है उसमें उसके लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इसके ऊपर फोकस करता है. नेक्स्ट क्या है, कैरियर प्लानिंग. कैरियर प्लानिंग टू वर्ड से मिलकर बना है, कैरियर और प्लानिंग. तो कैरियर का मतलब क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हेल्ड बाय ए पर्सन
इन द कोर्स ऑफ ए लाइफ टाइम। जैसे कि कोई पर्सन है वो एज ए एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट हुआ था, तो एग्जीक्यूटिव के बाद असिस्टेंट मैनेजर बना, ब्रांच मैनेजर बना, रीजनल मैनेजर बना, जोनल मैनेजर बना और वो कंट्री मैनेजर से रिटायर्ड हुआ। तो उसने अपने पूरे लाइफ टाइम में 5 या 6 जो ये पोजीशंस हेल्ड की थी, यही उसका क्या रहा, कैरियर रहा। तो कैरियर प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ की नीड्स और एस्पिरेशंस को ऑर्गेनाइजेशन की नीड के साथ इंटीग्रेट कर देती है। तो कैरियर प्रोग्राम्स और एचआर प्रोग्राम्स इस तरीके से लिंक किए जाते हैं कि इंडिविजुअल की भी रिक्वायरमेंट मीट हो और ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट मीट हो। तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस में ही बता कर रखती हैं कि उन्हें किस डेजिग्नेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशंस और क्या एक्सपीरियंसेस चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर सकें। तो कैरियर प्लानिंग इज आल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ट्रेनिंग है आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है। तो उस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने के लिए एम्प्लॉयज़ को अपने आप को अपडेटेड रहना पड़ता है क्योंकि जॉब्स कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, चेंजेस रैपिडली होते जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग एक तरीका है, एक वे है जिसके थ्रू करंट जॉब में जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि एम्प्लॉय डेवलपमेंट एक फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में हायर पोजीशन के लिए डेवलप किया जाता है। तो ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के थ्रू भी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ओडी। एम्प्लॉयज़ डेवलप तभी हो पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को डेवलप करेगी। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, उसे अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट करना चाहिए, नई मेथडोलॉजीज़ को अडोप्ट करना चाहिए, नया मार्केट है वो अनकवर करना चाहिए, नए कस्टमर्स तक रीच करनी चाहिए। तभी अगर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा तभी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा क्योंकि वो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डेवलप करती रहती है, टाइम के साथ साथ अपग्रेड करती रहती है, वो भी अपने ह्यूमन रिसोर्स का एक तरीके से क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। नेक्स्ट क्या है, रिवॉर्ड्स। पीपल डू व्हाट दे डू टू सेटिस्फाई नीड्स। तो कोई भी एम्प्लॉय कोई काम क्यों कर रहा है कि उसकी कुछ नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो उस तरीके से बिहेव करते हैं जिनसे कि उनको मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिलें। तो अगर आप रिवॉर्ड्स दे रहे हो, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों ही रिवॉर्ड्स दे रहे हो, तो उनके थ्रू भी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा क्योंकि आप जिन एक्टिविटीज़ को कराना चाहते हो अगर उन एक्टिविटीज़ के लिए रिवॉर्ड्स ज़्यादा रखोगे तो एम्प्लॉयज़ वैसा ही बिहेवियर शो करेगा। जैसे कि अगर आप अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हो तो आप अगर नए प्रोडक्ट्स पर इंसेंटिव ज़्यादा रखोगे तो जो आपका सेल्स स्टाफ है वो न्यू प्रोडक्ट की सेल्स पर ज़्यादा फोकस करेगा। तो उनके अंदर डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि कैसे न्यू प्रोडक्ट की सेल की जाए। अगर आप रिवॉर्ड्स है वो कस्टमर सर्विस पर ज़्यादा दे रहे हो तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्कर्स हैं वो कस्टमर्स को सर्विस देने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उनका डेवलपमेंट होगा कि कैसे कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दी जाए। तो जो रिवॉर्ड्स हैं वो एक्सट्रिंसिक भी होने चाहिए और इंट्रिंसिक भी होने चाहिए। तो इंट्रिंसिक रिवार्ड्स कौन कौन से होंगे, खुद जॉब, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, प्राइड इन डूइंग ए जॉब। और एक्सट्रिंसिक का मतलब पे, प्रमोशन, बेनिफिट्स। तो ये परफॉर्मेंस के साथ लिंक है। तो रिवॉर्ड्स भी ऐसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म में काम आती है। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो जो एम्प्लॉय वेलफेयर टर्म है इससे क्या मतलब है, द एफर्ट्स टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर वर्कमैन। तो ये एक एम्प्लॉयर का एफर्ट होता है कि वो अपने वर्कमैन की लाइफ को रहने योग्य बनाता है। तो इट मीन्स वो एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर कर रहा है। तो बहुत सारी सर्विसेज, फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को ऑफर किए जाते हैं एम्प्लॉयर्स के द्वारा, यूनियंस के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो वो एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे पीएफ अकाउंट हो गया वो एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम हो गई, मेडिक्लेम हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, तो ये एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स हो गई। या बच्चों को पढ़ाई के लिए है, स्कूल का खर्चा हो गया, फीस है उसमें पार्टिसिपेशन हो गया,
तो ये सब एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स होंगी। तो इन एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स का मेन पर्पज़ क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो वर्कर का इम्प्रूव करना और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इंक्रीज करना। तो एम्प्लॉयर है वो वॉलेंटरी है, नंबर ऑफ बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को देता है इस उम्मीद में कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनका डेवलपमेंट होगा। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मींस हैविंग गुड वर्किंग कंडीशंस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी वर्किंग कंडीशंस हैं, अच्छे वेजेस मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, गुड लीडर है, जॉब इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है, तो इट मीन्स वहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ प्रोवाइड की जा रही है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के थ्रू भी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जा सकता है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होंगे, फर्स्ट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अगर कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन लेने में इन्वॉल्व करता है, उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो पार्टिसिपेट करें, तो ये भी एक तरीके से क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, उससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। सेकंड, क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स बेसिकली एम्प्लॉयज़ के स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो कि रेगुलरली मिलते हैं और कोई भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको एनालाइज करते हैं और उनको क्वालिटी सोल्व करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, सेक्शन या एरिया की हो। तो अगर क्वालिटी सर्किल्स बनाए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसके थ्रू भी वो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ प्रोवाइड करा रही है और उससे एम्प्लॉयज़ का, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, सोशियो टेक्निकल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन नई नई टेक्नोलॉजी लाती रहती है, तो ये तो टेक्निकल सिस्टम हो गया, वो मशीन्स हैं, उन पे काम करने के लिए ह्यूमन बीइंग चाहिए, वो सोशल सिस्टम हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन सोशल और टेक्निकल सिस्टम के बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती है, तो उसके थ्रू भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इंक्रीज किया जाता है। तो देयर आर इंटरवेंशंस इन द वर्क सिचुएशन दैट रीडिजाइन द वर्क ग्रुप्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड द टेक्नोलॉजीज दे यूज टू परफॉर्म दियर जॉब्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नई मशीन इंस्टॉल की है तो उसके लिए वो पहले एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगी जिससे कि उस नई मशीन पे काम करना सीख जाएं। तो सोशो टेक्निकल सिस्टम के थ्रू भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है उसे इन्हांस कर रही है। नेक्स्ट क्या है, को डिटर्मिनेशन। इस मेथड में वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मैनेजमेंट से फॉर्मल वे में मिलते हैं डिस्कस करने के लिए, और जो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनके ऊपर वोट करने के लिए, उन डिसीजंस के ऊपर, उन तरीकों के ऊपर जिससे कि जो वर्कर्स है उनकी लाइफ है वो इफेक्ट होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, को डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्या, सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स। आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, वो किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक टीम बनाता है और उस टीम को अथॉरिटी दे देता है, बार बार उस टीम को इंटरफेयर नहीं करता है। तो सेल्फ मैनेज्ड होती हैं, खुद ही डिसीजंस लेते हैं और खुद ही डेडलाइंस को पूरा करते हुए टाइम पर उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो दीज आर एम्प्लॉयज ग्रुप विद ए हाई डिग्री ऑफ decision making, responsibility and behavioral control for completing their work. The team is usually given the responsibility for producing an entire product or service. Next क्या है, suggestion programs. बेसिकली ये एक फॉर्मल मेथड है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को जनरेट, इवोल्वेट और इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह पर सजेशन बॉक्सेस रखे हुए हैं और वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो सजेशंस दे रहे हैं, मैनेजमेंट उन सजेशंस को एनालाइज कर कर इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है वो अच्छी है। नेक्स्ट क्या है, ओपन डोर पॉलिसीज़। जिन ऑर्गेनाइजेशन में ओपन डोर पॉलिसीज एग्जिस्ट होती है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए अपने मैनेजर के ऑफिस में जाने के लिए फ्री होते हैं। वो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर अपने मैनेजर से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनसे उनका सॉल्यूशन पाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन डोर पॉलिसीज बोलते हैं। तो इसके थ्रू भी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ उसे इन्हांस किया जाता है। तो एचआरडी सिस्टम है वो बेसिकली एम्प्लॉय वेलफेयर पर फोकस करता है और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ पर फोकस करता है। कैसे, कंटिन्यूसली एम्प्लॉयज़ की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उनको बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट से सेटिस्फाइड करना। तो इसी के साथ ही ये आपका लेक्चर था जिसमें हमने एचआरडी मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।